अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। तो इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस को देखना होगा, कुछ टर्म्स और कंडीशंस को देखना होगा जो हमारी एक्सरसाइज में मदद करेंगी। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स क्या होता है। उसके बाद हम एक थ्योरम की बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बेसिकली पूरी एक्सरसाइज में उसका यूज आता है। तो फिर उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो ओके हो गया। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स दो लफ्ज हैं। कॉन्ग्रुएंट के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर ट्राइएंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट बेसिकली मैथमेटिक्स की जबान में उन शेप्स को कहा जाता है जो देखने में एक जैसी होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिनका साइज और शेप सेम होता है। यहां पर आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है जो बड़ी कमाल की है। यहां पर बेसिकली आपको दो कारें दी हैं। ठीक है, आप देखें तो ये बेसिकली एक ही साइज की, एक ही शेप की हैं। ठीक है ना, एक ही मॉडल, ऐसा समझ सकते हो कि एक ही मॉडल है। आपको तस्वीर को दूसरे हिसाब से दिखाया गया, एक कलर में और है लेकिन शेप उनकी, साइज उनका सेम है। तो उस केस में आप क्या कह सकते हो कि इन दोनों कारों को क्या है कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप में जाते हो, आप कोई मोबाइल खरीदते हो, लेट से ओप्पो का हो गया, हवावे का हो गया, किसी का भी आप खरीदते हो, एप्पल का हो गया। तो खरीदते हो, एक ही मॉडल लेते हो, लेकिन एक ही मॉडल के दो मोबाइल लेते हो। मतलब दो दोस्त जाते हैं और क्या क्या कहते हैं, एक ही मॉडल का मोबाइल लेते हैं। मोबाइल बेसिकली दो डिफरेंट होते हैं लेकिन शेप साइज सेम होता है। सो उस केस में आप ये मान के जा सकते हो कि मैथमेटिक्स की जबान में ये दोनों मोबाइल कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब इनका साइज शेप सेम है। ठीक है, हालांकि मोबाइल डिफरेंट हैं लेकिन साइज और शेप सेम है। सो यही कहानी कॉन्ग्रुएंट में चलती है। तो कॉन्ग्रुएंट क्या बोलते हैं, इनका साइज और शेप सेम हो उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ये कारें जो दोनों हैं ये भी कॉन्ग्रुएंट हैं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट की कहानी हो गई साइड पे। अब हम इसको साइड पे करते हैं और ट्राइएंगल के बारे में बात करते हैं। ट्राइएंगल क्या होती है, बेसिकली एक ऐसी शेप होती है जिसकी तीन साइड्स और तीन एंगल होते हैं। ठीक है, ऐसी क्लोज शेप जिसकी तीन साइड्स और तीन एंगल। फॉर एग्जांपल आपको यहां पे मैं बना कर दूं तो ये देखिए, ये हो गई, ये एक नेक्स्ट ट्राइएंगल है। लेट से ये हम ये मान के चलते हैं कि ये एक ट्राइएंगल है क्योंकि इसकी भी तीन साइड्स और तीन एंगल है। एंगल क्या होता है, बेसिकली ये ये दो आपको लाइनें मिल रही हैं, ये दो लाइनों के दरमियान ये जो मेजरमेंट होती है इसको एंगल बोलते हैं। ये एंगल होता है। और ये साइड्स जिनकी तीन साइड तीन एंगल हूं उसको बोलते हैं ट्राइएंगल। सो उम्मीद है ट्राइएंगल के बारे में। ये किसी भी शेप में हो सकती है। शेप इसकी आप मान के चल सकते हो कि शेप इसकी कुछ भी हो सकती है। मतलब इसकी होंगी तीन साइड्स और तीन एंगल होंगे हमेशा से, और दिखने में कुछ तरह से टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी हो, लेकिन वो ट्राइएंगल होगी अगर उसकी तीन साइड्स और तीन एंगल हुए तो ट्राइएंगल। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल की कहानी क्या है, बेसिकली ये ऐसी दो आपकी ट्राइएंगल होंगी जो दिखने में एक जैसी होंगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहां से बना के दिखाने की कोशिश करूं तो एक ट्राइएंगल मैं यहां बनाता हूं ये, और दूसरी ट्राइएंगल मैं इसी तरह की बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये ऑटो बनेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। यहां पर बेसिकली ये एक जैसी ट्राइएंगल से अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके तीनों एंगल बराबर होंगे। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। और कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड जो तीसरी साइड है इसके बराबर। तीनों साइड्स तीनों एंगल्स अगर बराबर हुए तो फिर ये जो आपके पास ट्राइएंगल्स हैं दोनों, ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। उस केस में तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर होंगे तो तब। तो यहां तक हो गई कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स की कहानी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट तरफ। अब हम बात कर लेते हैं अपने असल थ्योरम की जिस तरफ हम आना चाह रहे थे। ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम कहता है कि आपके पास दो ट्राइएंगल्स हैं और अगर उसकी एक साइड और दो एंगल बराबर है ना दोनों के, तो फिर वो क्या है, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब वो एक जैसी है। बाकी मतलब अगर दो एंगल और एक साइड उनकी बराबर है तो उसका मतलब ये है कि बाकी जो दो साइड और एक एंगल है ना वो भी बराबर होंगे। मतलब कॉन्ग्रुएंट का यही होता है ना कि बाकी कहानी भी सारी सेम होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम जिस तरह से हमने पीछे बनाने की कोशिश की है, इसी तरह से हम दो ट्राइंगल बनाते हैं। लेट से ये और दूसरी ये, तो कंफर्म नहीं है कि उसी जैसी बनेगी। लेट से दो ट्राइंगल हमारे पास हैं, एक ये, चलो ये मिलती जुलती ट्राइंगल से ऐसा समझ सकते हो कि भाई एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। अगर हमने ए ट्राइंगल का नाम दे दिया लेट से ए बी सी, ये ए बी सी हो गई, और ये आपका पी क्यू और आर हो गया। ये दो ट्राइंगल्स हैं।
ये दिखने में एक जैसी नहीं है, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हो कि ये एक जैसी हैं, क्योंकि ये ऑटो बनता है। सो इसमें ये शेप्स एक बार फिर बना लेते हैं कि शायद इस जैसी बन जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये इस जैसी बनेगी। यहाँ पे बनाते हैं और शायद बन जाए। तो ये इसके करीब ज़्यादा है, इसको हटाते हैं। ये लेट से नहीं है, ये हम इसको हटा देते हैं कि भाई यहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ये डिलीट करते हैं। अच्छा देखें, ये देखिए, ये हम मान के चल रहे हैं। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। सो इसका नाम देते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है और ये आपके पास R है। दो ट्राइंगल हैं और ये दे रहा है कि भाई दो एंगल दो साइड, लेट से ये एंगल और ये एंगल, लेट से ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। दोनों एंगल्स बराबर हैं और एक साइड, लेट से ये साइड हमारी, ये साइड और ये जो BC है और ये QR है, ये इक्वल है। RQ लिखते हैं, QR लिखते हैं, दोनों का मतलब सेम होगा। मतलब आगे पीछे हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन, इसे कोई आप समझ सकते हो कि फर्क नहीं पड़ता है। दो साइड और दो एंगल इक्वल हैं। हमें क्या साबित करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। मतलब ये हुआ, हमें ये साबित करना है कि बाकी जो ये साइड है और ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये कहानी है। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि भाई हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो एक ट्राइंगल होती है ना, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक ट्राइंगल होती है। लेट्स से हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ये उसकी जो टोटल डिग्री होती है ना, टोटल डिग्री मतलब उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं ना, वो मिलकर बनाते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री टोटल। ये और ये, मतलब ये 20 है, ये 80 है और ये कितना होगा, क्या बन जाएगा 100 और 100 और तो ये 100, ये आपका 80 होगा। तो टोटल मिलकर बनाते हैं कितना, मिलकर बनाते हैं 180 डिग्री। मतलब फिक्स होता है हर ट्राइंगल का जो डिग्री होती है वो 180, मतलब टोटल एंगल उसके 180 होते हैं। तो अगर ये दो एंगल इक्वल हैं, ये एंगल, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो तीसरा क्या है, तीसरा मजबूरी होगी तीसरा इक्वल होने के। ये एंगल तो इक्वल होगा, दो एंगल इक्वल है तो दोनों लेट से ये आपका क्या है, ये दोनों, ये क्या है, ये 20 ये 80, 20 80 हो जाएगा तो 100 तो ये 100 हो जाएगा। तो ये 180 में से निकालेंगे 100, तो 180 में से 100 निकालेंगे तो क्या रहेगा 80, तो ये 80 हो जाएगा। इसका भी यही करें, ये 20 हो ये 80 हो तो 100 और 100 में से आप 180 में से 100 निकालेंगे तो ये भी 80। तो एंगल तो सेम बने, क्योंकि टोटल एंगल 180 है तो दो आपके दोनों फिक्स हैं, दोनों के इक्वल हैं, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही होगा। मतलब ये हुआ कि हमने इस आर्गुमेंट से ये तो पता कर लिया कि हमारे पास तीसरा एंगल इक्वल होगा। मैं सिर्फ अभी आपको खाका बता रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि किस तरह से होगा, प्रॉपर वे से हम करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से ये थ्योरम हमारा प्रूव होगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, हम इसको डिटेल से करेंगे, बुक से करेंगे, जिस तरह से उन्होंने लिखा है वर्ड बाय वर्ड आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ये कहानी हमारे पास चल रही है। अच्छा, हमने कहा कि भाई दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल उसका बराबर होना उसकी मजबूरी है, क्योंकि एंगल्स जब ट्राइंगल्स होती हैं वो 180 बनाती हैं। सो दो बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर ही होगा। अच्छा, ये कहानी हमने कर ली। अब रह गई दो साइड्स हमारी, कि ये साइड और ये साइड हम प्रूव करते हैं। तो किसी एक साइड को पहले प्रूव करने की कोशिश करते हैं, भाई ये साइड जो है ना बराबर है। अच्छा, अब देखें, ये दो साइड है, मतलब ये साइड, ये इस साइड को लेते हैं। लेट्स से ये साइड है हमारी, जो AB साइड है और ये PQ साइड है, ये PQ साइड है। ये AB और PQ जो है ना, पहले तो ये इक्वल है, ये तो हम, लेकिन इक्वल है या नहीं है हमें तो नहीं पता। हम कहते हैं कि भाई इक्वल नहीं है। अगर PQ और AB जो साइड है ना ये इक्वल नहीं है, तो फिर कोई एक तो बड़ी होगी। ऐसा ही है ना भाई, दो साइड्स हैं, बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो भाई एक तो बड़ी होगी एक छोटी होगी। ऐसा तो नहीं है भाई, हम कोई सी दो एंटिटीज को, कोई सी दो वैल्यूज को कहते हैं कि भाई एक बड़ी है एक छोटी। इक्वल नहीं है तो भाई एक तो बड़ी होगी एक छोटी होगी, या तो AB बड़ा होगा और या PQ बड़ा होगा। हमने मान लिया कि भाई PQ जो है वो बड़ा है और AB छोटा है। अगर PQ जो है बड़ा है AB छोटा है, तो उसमें कोई एक ऐसा पॉइंट तो होगा जो उस पॉइंट और Q का डिस्टेंस AB के डिस्टेंस के इक्वल करेगा। अगर ये बड़ा है, लेट से मैं ये कहूं कि भाई ये आपके पास इसकी लेंथ है 5 और इसकी लेंथ है लेट से 10, तो इसमें एक ऐसा पॉइंट होगा यहां पर जो 5 लेंथ रखता होगा।
लेट्स से यहाँ पर वो कौन सा पॉइंट है, लेट्स से वो पी डैश पॉइंट है जो यहाँ पे खड़ा है, तो वो और क्यू का डिस्टेंस 5 होगा, एग्जैक्टली होगा, क्योंकि ये टोटल इसके 5 है 10 है, तो भाई कोई पॉइंट तो ऐसा होगा जो इससे 5 सीएम या मीटर, हम मीटर लेंगे तो मीटर होगा, सीएम लेंगे तो सीएम होगा, तो उससे उतना डिस्टेंस रखता होगा। हम मानते हैं कि भाई, हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है, हम लेते हैं जो बड़ी साइड है उस पे एक पॉइंट लेते हैं, वो पॉइंट ऐसा लेते हैं कि वो पॉइंट लेना और ए बी और उस पॉइंट और क्यू का डिस्टेंस बराबर हो जाए। हम ये अपनी अजम्पशन में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम अजम्पशन में, ये बड़ी साइड मानी, अगर ये बड़ी है ना, इक्वल तो नहीं है तो ये बड़ी है, अगर ये बड़ी है और ये छोटी है तो क्या करते हैं हम इसको छोटा करते हैं, इसको छोटा इतना छोटा करते हैं कि ये इसके बराबर हो गए। हमने एक पॉइंट ले लिया पी डैश, और पी डैश कहा कि पी डैश जो है ना, पी डैश अगर हम पॉइंट ले लेना तो ये ए बी और पी डैश और क्यू जो है बराबर साइड हो जाती हैं। अगर बराबर साइड हो जाती हैं तो यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे, और इसको आर से आके मिला देते हैं। अगर आर से आके मिला देते हैं तो एक नई ट्राइंगल हमारे सामने आती है, ये पी डैश आर और क्यू। अच्छा, नई ट्राइंगल हमारे सामने आ गई। अच्छा, इसकी खूबी क्या है, इसकी खूबी ये है कि जो ये साइड तो पहले हम कह चुके कि भाई ये साइड और बी सी और जो क्यू आर है ये तो हम पहले जो हमें दिया था उसमें हमने कह दिया कि भाई ये बराबर हैं, अगर ये बराबर हैं, और ये एंगल भी हमने पहले कह दिया कि भाई ये बराबर है। तो एक साइड एक एंगल, और अभी हमने जो पी खुद से अजम्पशन किया है कि जो पॉइंट लिया है, इस पॉइंट के हिसाब से क्या है, इस पॉइंट से हिसाब से जो क्यू है और पी डैश का जो सफर है, जो डिस्टेंस है, वो ए और बी के डिस्टेंस के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और ये एंगल इस एंगल के बराबर, दो साइड एक एंगल हो गया बराबर। ये इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये जो आपने नई ट्राइंगल बनाई है इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। नई ट्राइंगल जो बनी है, इस ट्राइंगल में दो साइड एक एंगल हो गया बराबर। अगर दो साइड और एक एंगल बराबर हुआ ना, तो हमारे पास एक रूल होता है, जिस तरह से हम अभी थ्योरम प्रूव कर रहे हैं कि ए एस ए, दो एंगल और एक साइड जो है ना अगर इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसी तरह से एक और थ्योरम है जिसमें ये होता है कि अगर दो साइड और एक एंगल, उसको बोलते हैं एस ए एस, दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो वो आपके पास जो होती है ना, दूसरे दोनों आपके पास दोनों ट्राइंगल्स वो भी बराबर होती हैं, वो भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो अब हम उस थ्योरम का यूज करते हैं, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए उसका यूज करते हैं। यहां पर देखें, दो साइड भी हमने बराबर कर ली और एक एंगल भी बराबर कर लिया, दो साइड भी बराबर की, एक एंगल भी बराबर किया। तो उस थ्योरम के हिसाब से वो थ्योरम जो होता है कि दो साइड एक एंगल बराबर हो तो फिर भी वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो इसका मतलब ये जो नई ट्राइंगल, छोटी ट्राइंगल है, ये आपकी पी डैश क्यू और आर वाली, ये ए बी और सी के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब तीनों एंगल तीनों साइड बराबर हैं। बाकी सबको बोलो। यहां पे देखो, ये जो छोटा एंगल है, बेसिकली ये एंगल ये जो होगा, यहां पर ये एंगल बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये जो नया एंगल बना है ये एंगल इस एंगल सी के बराबर होगा। अच्छा, पहले आपने क्या कहा, पहले आपने ये कहा कि भाई जब दोनों एंगल बराबर हैं तो एंगल सी का और एंगल आर का बराबर होगा। आपने फर्स्ट आर्गुमेंट यही किया था, क्योंकि तीनों का 180 होता है तो ये तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा। अभी आप क्या कह रहे हो, अभी आप ये कह रहे हो कि इसमें हम कुछ काट रहे हैं ना, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इसमें हम आके कुछ काट रहे हैं, इस एंगल में से कुछ घटा रहे हैं। आप देखिए ना, आपके पास ये एंगल है, लेट्स से ये एंगल है, इसमें से आप एक लाइन लेके आते हो ना, और ये एंगल बेसिकली उसको डिवाइड करेगी ना, ये आपका कुछ ना कुछ तो काम करेगी, थोड़ा बहुत 90 डिग्री है तो 90 में कुछ ना कुछ तो काम करेगी, तो काम करेगी बेसिकली, तो काम करेगी। तो उसका क्या मतलब हुआ कि ये एंगल छोटा होगा, इससे इस एंगल से छोटा होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? हमने तो कहा कि भाई ये एंगल इसके एंगल के बराबर है। तो यहां पर हमारी अजम्पशन में थोड़ा सा हमें और करने की जरूरत है कि हमने जो पॉइंट लिया ना पी डैश, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यहां पर। अगर हम यहां पे लें तो ये तो एंगल छोटा बनता है। तो ये अब पी डैश अगर कांग्रेस रिलेशन बनाना चाहते हैं, कांग्रेट बनाना चाहते हैं, तो ये जो पी डैश है ना, ये यहां नहीं, ये यहीं पे होगा। मतलब ये पी डैश यहीं पी पे होगा तो कांग्रेट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि जो पॉइंट यहां पे हम ले रहे हैं ना,
तो ये तो एंगल, ये लेने से एंगल छोटा हो रहा है, एंगल छोटा हो रहा है तो हमारी फर्स्ट अजम्पशन खराब हो रही है। अगर हम ये ही अपना रवैया रखेंगे तो हमारी फर्स्ट अजम्पशन में वो गड़बड़ करेगी, वो गलत हो जाएगी। तो वो तो गलत हो नहीं सकती, हमारी अजम्पशन गलत है, क्योंकि ये तो एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि 180 होता है, 180 दो पता है तो तीसरा फिक्स ही होगा, ये वो तो गलत हो नहीं सकती। तो ये यहाँ पर हमें क्या करनी, चेंजिंग करने की पड़ी। ये जो पॉइंट हमने नया लिया है ना, ये पॉइंट यहाँ नहीं है, बल्कि ये यहाँ मूव, ये बल्कि पी पे ही है। ये पी डैश जो हमने पॉइंट लिया ना, ये बेसिकली पी पे ही है, और कहीं हो तो हमारे पास कांग्रेचुलेशन, फिर हमारी ये डेफिनेशन पिछली जो हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट है वो गलत होता है। सो इसीलिए हमारी मजबूरी बनती है, हम कहते हैं कि भाई ये जो हमने नया पॉइंट लिया था ना, ये पॉइंट बेसिकली पी डैश पी ही है, तब ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है। अगर ये सेटिस्फाई तब करती है तो अब क्या हुआ, अब फिर वही कहानी। अब इस पे आ जाओ, ये साइड पहले से बराबर है और ये साइड अभी हमने, ये हमारे आर्गुमेंट खराब होने की वजह से ये साइड बराबर हो गई, तो फिर ये साइड बराबर, ये आप पी क्यू और ए बी बराबर, पी क्यू और क्यू आर थे आपके पास बी सी, ये बराबर और एंगल बराबर, तो फिर एस से एस का रूल फिर से लगाओ, तो फिर बड़ी ट्राइंगल से इक्वल हो जाएंगी। तो बड़ी ट्राइंगल हो गएंगे, इक्वल हो जाएंगी, तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी। यही तो हम प्रूव कर रहे थे, यही हमारा ऑब्जेक्टिव था, तो हमने प्रूव कर लिया ग्राफिकली, और इसको मैंने मेंटली तौर पे आपको समझा दिया कि किस तरह से ये वर्क करेगा। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसने वर्ड्स में कैसे लिखा है। हालांकि खेल तो सारा हमने जो करना था वो कर लिया, बाकी वर्ड्स का चक्कर है, तो वो हम उसको मैथमेटिकली स्टेटमेंट्स में, आर्गुमेंट्स में वगैरह लिखने की कोशिश करेंगे और सारी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहां पर हम आ गए, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, और ये सारी कहानी मैं आपको पहले बता चुका कि भाई ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये साइड हमने मान ली कि ये बराबर है, और ये ए बी और जो है यहाँ पर वो सारी कहानी वही लिखेगा। ये इसको रीड करते चले जाओ, ये हमें पता है, ये हमें गिवन है कि भाई ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं आपस में क्या है, इक्विवेलेंस है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका जो दो एंगल है, लेट्स से ये बी वाला एंगल, उसने बी वाला एंगल और क्यू वाला एंगल, ये बी वाला एंगल और क्यू वाला एंगल उसने क्या रखा, बी और क्यू को इक्विवेलेंस रखा, ठीक है ना। सो क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दूसरा एंगल भी उसने, ये एंगल पी वाला और ए वाला, पी वाला और ए वाला, ये भी उसने क्या है, इक्विवेलेंस रखा, मतलब कॉन्ग्रुएंट रखा। तो कॉन्ग्रुएंट रखा, तो उसके बाद बी सी एक साइड भी उसने बराबर रख ली। ये हमें गिवन है कि उसने स्टार्ट में दिया था कि दो एंगल और एक साइड बराबर, तो ये चीज जो उसने दी थी सबसे पहले तो उसने वो लिखी। उसके बाद उसने वो लिखा कि मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव ये करना है कि भाई ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, पुरानी बड़ी बड़ी ट्राइंगल्स, जो बाद में कहानी वो तो साइड भी है, तो ये हमें प्रूव करना है। सो ये प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, ये प्रूव करने के लिए वही कहानी जो मैं आपको पहले बता चुका कि हम क्या करेंगे, हमारे पास तीसरा एंगल तो आर्गुमेंटली ओवरऑल इक्वल ही होगा ना, तो फिर हम एक साइड को बराबर करने की कोशिश करेंगे। एक साइड को बराबर करने की कोशिश करेंगे तो वो कहानी क्या था, वही जो मैं आपको बता चुका कि सपोज ए बी कि ये दो सपोज हमने फर्ज किया कि वो क्या है, ए बी और पी क्यू बराबर नहीं है। अगर पी क्यू और ए बी बराबर नहीं है तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, तो हम क्या कहते हैं, बड़े पे कैसा पॉइंट लेते हैं, लेट से पी, वो पॉइंट ले लिया, तो पॉइंट लिया तो फिर जाके वो इक्वल हो गई, फिर जाके क्या हुआ, वो उस पॉइंट लेने से इक्वल हो गई। पॉइंट लेने से इक्वल होगी तो उसके बाद उस पॉइंट को आर से जाके ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। वो कहानी सारी हम कर चुके हैं, सिर्फ वर्ड्स का चक्कर है, हम इसको देख रहे हैं। अच्छा, ये कहानी फिर से वही करेगा कि भाई इसके बारे में बात कर चुके हैं, इसी के बारे में भाई दो साइड्स बराबर हैं, दो एंगल बराबर हैं, तो तीसरे की मजबूरी है बनेगा, वो तो इक्वल नहीं होगा तो काम खराब है, वो तो होना ही होना है। तो ये सारी कहानी यहाँ पर उसने टू एंगल्स वो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो कहानी सारी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद वही कि भाई ये अगर बराबर नहीं है तो हमने एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट पी ले लिया, उस पॉइंट को लेने से क्या हुआ, उस पॉइंट को लेने से पी जो आपका क्यू और पी है और बी और ए बी और बी ए से फर्क नहीं पड़ता। आप बी ए लिखा हुआ है ना, ए बी लिख दें, पी क्यू लिखा है ना, ये पी डैश क्यू लिखा है ना, क्यू और पी आगे पीछे कर दे तो फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये सेम रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये बराबर है, अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही कहानी सारी बन गई कि भाई दो साइड और एक एंगल बराबर हो गया। अगर दो साइड और एंगल बराबर हो गया तो एस का रूल लगाया, एस का रूल लगाया तो क्या हुआ, एस का रूल क्या कहता है, दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो वो ट्राइंगल जो होती है ना वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अगर वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो एंगल सी हमारा जो है वो बन गया, वो एंगल सी जो है वो क्यू आर पी के एंगल के बराबर हो गया। और पहले हम ये कह चुके हैं कि यही एंगल सी जो है ये एंगल आर के बराबर है,
तो ये तो हो नहीं सकता। ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है कि ये जो नया पॉइंट पी डैश लिया है, ये पी डैश बेसिकली हो ही पी, ठीक है ना, हो ही पी। तो इसका मतलब क्या है, इसीलिए तो उसने लिखा कि भाई आर पी डैश और आर पी इक्वल हूं, आर पी डैश और आर पी इक्वल हूं। वही बात मैं आपको कह चुका कि ये जो पॉइंट हमने नया यहां पे लिया था, ये पॉइंट यहां नहीं बल्कि यहीं हो। आर पी डैश और आर पी यही मतलब है ना, तो यही मतलब है। तो इसका मतलब उसने कहा कि क्या है, ये भाई यहीं हो तो तब जाके पॉसिबल है, वरना तो पॉसिबल नहीं। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर वही कहानी, फिर बड़ी ट्रायंगल्स में से दो साइड्स और आपके पास एक एंगल बराबर हो गया। तो बड़ी ट्रायंगल में से, यहाँ बड़ी ट्रायंगल्स ये थी ना, हमारी ओरिजिनल ट्रायंगल्स ये थी, तो बड़ी ट्रायंगल्स का आपस में रिलेशन मान गया, दो साइड्स और एक एंगल बराबर हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। तो यही हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें यही प्रूव करा। तो इस तरह से हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा गौर कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। सो इस तरह से हमारी इस वीडियो का एंड होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज को, कि हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।